स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पाकिस्तान के बारे में है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के द्वारा कंडेम किया गया है, ईरान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर में। आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा माना गया है यहाँ पे ईरान के द्वारा उनका जो एयर स्पेस है उसको इलीगल वे में यूज किया गया है। उनके द्वारा उनका जो सॉवरेनिटी का जो वायलेशन है वो भी कैरी आउट किया गया। तो आप देखिए कि इसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको रिकॉल किया है ईरान से। स्टूडेंट्स, अगर हम ईरान का जो एयर स्ट्राइक है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है वहाँ पे बेसिकली एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर में एक सुन्नी बेस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ईरान एक सिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो सुन्नी बेस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि जैसे अदल के रूप से जाना जाता है, जैसे अदल के द्वारा एंटी ईरान जो सेंटीमेंट्स है उनको कैरी किया जाता था या एंटी ईरान जो एक्टिविटीज है उनको कैरी किया जाता था, इसी वजह से ईरान के द्वारा इस एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया जैसे अदल के ऊपर में पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बलूचिस्तान रीजन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि समय समय पे जो पाकिस्तान का जो आर्मी का एट्रोसिटीज है उसकी वजह से ये जो प्लेस है न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। हाईली अंडर डेवलप्ड एक एरिया है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ईरान के अंदर भी कुछ पार्ट आपको इसका देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बलूच जो कम्युनिटी है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और कुछ पार्ट आपको सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर भी सिचुएटेड है। इस कंप्लीट रीजन को हम बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इराक के अंदर में, इसके अलावा जो टर्की का जो रीजन है उसके अंदर हम एक कुर्दिस्तान नाम का जो रीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे ही बलूचिस्तान का एक रीजन है जो कि पाकिस्तान के अंदर में सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान के अंदर में सिचुएटेड है। हाईली अंडर डेवलप्ड है, एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो काफ़ी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे डेवलप नहीं किए गए हैं, ट्राइबल कम्युनिटी का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स बलूचिस्तान रीजन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि सपोज कीजिए कि अफगानिस्तान का रीजन है, अफगानिस्तान का जो कंधार से सदर्न पार्ट है वहाँ पे बलूच पीपल्स का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली ईरान का वो पार्ट है जहाँ पे चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। इंडिया के द्वारा जो चाहबार पोर्ट वहाँ पे डेवलप किया गया है, तो उसी पार्ट के अंदर में ईरान का ये बेसिकली बलूचिस्तान का रीजन है। और पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट आप देखिए कि जो पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बलूचिस्तान का जो रीजन है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है, यहाँ पे जो चाहबार पोर्ट है। अगर हम इस कंप्लीट बलूचिस्तान रीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको क्वेटा नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा जो कि पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड है। इस पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है उसका कैपिटल के रूप से है, और काफ़ी बार यूपीएससी के अंदर में जो प्लेस बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको इंडिया के द्वारा अपोज किया जाता है क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके थ्रू ये बेसिकली पास करता है। तो आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया है वो भी बेसिकली इस बलूचिस्तान रीजन के अंदर ही सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहबार पोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है जो ईरान के अंदर सिचुएटेड है। ईरान का ये जो बलूचिस्तान का जो रीजन है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। ईरान के अगर हम उस स्टेट के बारे में डिस्कस करें या उस प्रोविंस के बारे में डिस्कस करें तो इसको सिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान के रूप से हम जानते हैं, जो ईरान का सेकंड लार्जेस्ट एक प्रोविंस है आफ्टर द क्रेमन नाम का जो प्रोविंस है उसके बाद में। स्टूडेंट्स, इस एरिया के अंदर में आपको मगर क्रोकोडाइल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इस बलूचिस्तान के रीजन के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बलूचिस्तान के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे शिवसेना ग्रुप के रिगार्डिंग में है। आप देखिए उद्धव ठाकरे जो कैंप है उनके द्वारा एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 22 का जनवरी का जो दिन है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पेटिशन के रिगार्डिंग में जो हियरिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि जिन एमएलएज के द्वारा दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज किया गया है या अपना जो या एक डिफरेंट फैक्शन है उसको क्रिएट किया गया था,
उसके रिगार्डिंग में डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है वो फाइल किया गया था। स्पीकर को बेसिकली वो क्वालिफिकेशन पेटिशन है उसको फाइल किया गया। स्पीकर के द्वारा उन कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है, डिस्क्वालिफिकेशन के पेटिशन को वहाँ पे रिजेक्ट किया गया और उनके द्वारा एक फैक्शन को रियल शिवसेना का जो स्टेटस है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्पीकर को बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में पावर है। स्पीकर को पावर नहीं है यहाँ पे किसी भी फैक्शन को रियल पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो देने का। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन सिंबल्स रूल्स है उसके अकॉर्डिंग में किसी भी फैक्शन को रियल पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टॉप कोर्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन इश्यू किया गया है कि आने वाले समय में इलेक्शन का ईयर है और आप देखिए कि इलेक्शन ईयर को बेसिकली एक ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ वायलेंस के रूप से भी देखा जाता है, जिसको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्पज से यूज़ किया करती हैं। तो अथॉरिटीज़ को यहाँ पे गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है कि आने वाले समय में कोई भी वायलेंस, हेट स्पीच का अगर इंसिडेंट है तो उसको काफ़ी टफ वे में उनके द्वारा डील किया जाए और वायलेंस को यहाँ पे कंट्रोल करने का ज़रूरत है, उसके बारे में टॉप कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस है उनको बताया गया। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे तहसीन पूनावाला केस है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको इश्यू किया गया था तहसीन पूनावाला केस के अंदर में कि हेट स्पीच को यहाँ पे रोकना है हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पोंगल फेस्टिवल के बारे में है। आप देखिए कि पोंगल के अंदर एक जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर बुल के साथ में जो फाइट है उसको कैरी आउट किया जाता है। बुल के बेसिकली हॉर्न्स के ऊपर में कुछ कोइंस है उनको लगा दिया जाएगा और उन कोइंस को यहाँ पे कलेक्ट करना होता है जो भी लोग इस जल्लीकट्टू के फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एंशिएंट समय का एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो तमिलनाडु का डिंडीगुल का एरिया है, मदुरई का एरिया है, उस एरिया के अंदर में इसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम जल्लीकट्टू के इक्विवेलेंट अदर फेस्टिवल्स के बारे में बात करें, आप देखिए कि कामला नाम का एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक के अंदर में। और इस मकर संक्रांति का जो समय है, मकर संक्रांति को जिसको अलग अलग पार्ट्स के रूप से जाना जाता है, या हार्वेस्ट के जो डिफरेंट टाइम के समय में और भी फेस्टिवल्स है जिनको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। आप देखें कि कॉक फाइट भी आपको देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर में। जो एनिमल्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा पेटिशन फाइल की जाती है। पेटा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। या आप देखिए कि 1960 का एक एक्ट है जिसके अंदर में एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएल्टी है उसको रोकने का बात किया गया है। उसका जो सेक्शन 4 है उसके अंदर में कहा गया है कि एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएल्टी है उसको हमें रोकना है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसके अंदर एनिमल्स के अगेंस्ट में कोई भी वायलेंस देखने के लिए मिले, पर्सन्स अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से इस तरीके का जो वायलेंस है उसको कैरी आउट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो भारतनाट्यम से भी रिलेटेड है उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 के समय में। एक लीडिंग पर्सनैलिटी के रूप में उन्होंने लीड किया इस मूवमेंट को कि एनिमल्स के रिगार्डिंग में एक वेलफेयर बोर्ड है वो होना चाहिए। प्रेजेंट समय में इसका जो हेडक्वार्टर है आपको बल्लभगढ़ के अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पे आपको जो बल्लभगढ़ है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में तो आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में ईडी के बारे में है। वेस्ट बंगाल का जो 24 परगना है, नॉर्दर्न 24 परगना के अंदर में एक अटैक है वो कैरी आउट किया गया था ईडी का टीम के ऊपर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन के दौरान में। तो उसी के रिगार्डिंग जो एसआईटी है उसको बनाया गया है कि क्यों वहाँ पे अटैक हुआ, क्या लोकल पुलिस के द्वारा कोऑपरेशन को कैरी आउट नहीं किया गया, उनको जो कोई सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया गया है नहीं किया गया। उसी के रिगार्डिंग में कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा एक कमेटी है उसको बनाया गया है। ईडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से जाना जाता था अर्लियर फेज में, बाद में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में चेंज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपब्लिक डे के बारे में है, आप देखिए कि 26 जनवरी का जो दिन है उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ द पूर्ण स्वराज दिवस जो 1930 के समय में कांग्रेस के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी के दिन में, उसी वजह से उसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे रिपब्लिक डे है उसको 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज से पर्सनल्स के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि कर्तव्य पथ के बारे में भी बताया गया कि वहाँ पे इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया जाएगा।
आपको कर्तव्य पथ का जो अर्लियर नेम है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अर्लियर समय में उसको राजपथ के रूप से जाना जाता था। आप देखिए कि राजपथ बेसिकली एक कॉलोनियल एरा के समय में जो ब्रिटिश राज है उसकी यहाँ पे इन्फ्लुएंस को शो किया करता था। तो उस तरीके का कॉलोनियल माइंडसेट्स को दूर करने की रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा इसको कर्तव्य पथ के रूप में चेंज किया गया रिसेंटली, जब हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनको इनोग्रेट किया गया उसी समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल्स को कहा गया है। अभी एक रिसेंटली एक पर्सन का डेथ हुआ, उसको 4 हॉस्पिटल्स के द्वारा एडमिशन करने से डिनाई कर दिया गया था। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है कि आपके द्वारा किसी को भी डिनाई नहीं करना है, उसका जो ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट करना है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो कि उनको जिस तरीके का डैमेज हुआ है उन हॉस्पिटल्स के अंदर वो ट्रीटमेंट का फैसिलिटी ना हो। अगर आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपके होमवर्क के बारे में कि आपको राइट टू हेल्थ का जो प्रोविज़न है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है। आपसे सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 3 आपसे स्टेटमेंट दे दिए गए, एक स्टेटमेंट है कि राइट टू हेल्थ है जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है या नहीं है। राइट टू हेल्थ का जो प्रोविज़न है, जैसे राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A के अंदर में, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, राइट टू प्राइवेसी है। क्या राइट टू हेल्थ का भी एक प्रोविजन है जिसको इनडायरेक्टली वे में आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि आपसे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर भी। इसी तरीके से आपका जो पढ़ाई लिखाई जो भी आपने की है कम्प्लीटली 1-2 ईयर्स के अंदर में, उसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेस आपसे क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि उनके रिलेटेड जो एंशंट समय के जो केसेज हैं, कौन से ऐसे केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके बेसिस पे राइट टू हेल्थ, राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू देखिए प्राइवेसी, जिसको कि हम केएस पुट्टास्वामी केस के थ्रू में ऐड किया गया था, राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में। तो क्या राइट टू हेल्थ का जो प्रोविजन है वो है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोची के बारे में है। सबसे पहले तो आपको केरल का जो सिटीज़ है उनके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स कोची के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है पीएम सर के द्वारा। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है केरल के उन बेसिकली के नाम से काफ़ी सारे सिटीज़ हैं। आपको सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो खासरगोड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि खासरगोड के बाद में जो कन्नूर नाम का एरिया है, खासरगोड के बाद में कन्नूर है, कन्नूर के बाद में आपको और भी जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जो के नेम से ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर कोझिकोड है। कोझिकोड बेसिकली आप देखें कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके अंदर लिटरेचर सिटी के रूप में उसको शामिल किया गया है। आपको कोलम नाम का जो सिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सदर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है कोलम नाम का जो सिटी है। आप देखिए कि रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि बेसिकली कहाँ पे है, केरल के अंदर ही के नेम से एक सिटी है रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स रबर बोर्ड के हेडक्वार्टर के बारे में क्यों डिस्कस किया हमने, आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था उसके अंदर कॉफ़ी बोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। और आपको रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है केरल के अंदर जो कोटायम नाम का जो सिटी है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। कोटायम नाम का जो सिटी है जो यहीं पे ही सिचुएटेड है। आप देखें कि यहाँ पे आपको जो कोच्चि नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। 2022 के प्रीलिम्स के अंदर में कॉफ़ी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। आपको टी बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि रिसेंटली जो टर्मरिक से रिलेटेड जो बोर्ड है उसको भी क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोची के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे पीएम सर के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट है ड्राई पोर्ट से रिलेटेड कि वहाँ पे एक नया जो ड्राई डॉक है उसको डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल जो शिप रिपेयरिंग जो सेंटर है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया है। इंटरनेशनल जो शिप रिपेयरिंग जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है वहाँ पे। आप देखिए कि एलपीजी जो गैस है उसका इंपोर्ट का जो टर्मिनल है उसको भी डेवलप किया गया कोची के अंदर में। तो बेसिकली जो सदर्न इंडिया का जो डिमांड है एलपीजी का उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा इस टर्मिनल के द्वारा, वहीं पे उसका इंपोर्ट टर्मिनल है वो बनाया गया है। अगर हम शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि एमएसएमई का जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री के आसपास के रीजन के अंदर में डेवलप होंगी और ड्राई डॉक है उसको बनाया गया है। तो आने वाले समय में सदर्न जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक बेसिकली जो रिपेयरिंग सेंटर है उसके रूप में डेवलप हो सकता है कोची का जो एरिया है
वो पीएम सर के द्वारा इनॉग्रेशन स्पीच के समय में ये सब बातें वहाँ पे कही गई। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ड्राई डॉक के बारे में पता होना चाहिए। शिप का जो रिपेयरिंग फैसिलिटी है उसको डेवलप किया गया है, और आपको देखिए शिप का रिपेयरिंग फैसिलिटी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो आपको कोस्टल लाइन्स है वो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलती है। इंडिया का जो कंप्लीट पेनिनसुलर का रीजन है वो कम्प्लीटली कोस्ट लाइन है, सी एरिया के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। आप देखिए कि इतना कुछ एरिया होने के बाद में भी जो शिप बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज है, शिप का जो रिपेयरिंग एक्सरसाइज है, जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया के अंदर काफ़ी कम प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कंपेयर करें उन कंट्रीज़ का जिनके अंदर में शिप बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज हो, शिप का जो रिपेयरिंग का फैसिलिटी जो काफ़ी हायर है, उनका जो कोस्ट लाइन है वो आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा बेसिकली एक टेम्पल के अंदर में जो क्लीननेस का कैंपेन है उसको चलाया गया है। अगर हम टेम्पल के बारे में डिस्कस करें तो श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, श्री रंगम नाम का जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड है। कौन सा टेम्पल है स्टूडेंट? श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल है, रंगनाथा स्वामी टेम्पल है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, श्री रंगम नाम की जो जगह है। बेसिकली विष्णु का ही एक पार्ट के रूप से जाना जाता है, लॉर्ड विष्णु का ही एक फॉर्म है जिनको वहाँ पे वर्शिप है वो कैरी आउट किया जाता है। अगर हम इस टेम्पल के बारे में बात करें तो श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल को बेसिकली प्रमोट किया गया या ग्लोरीफाई किया गया। जो अलवार्स जो हुआ करते थे सदर्न इंडिया के अंदर में, आपको अलवार्स और नैनवार्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 12 नंबर का जो संख्या है वो हुआ करता था अलवार्स का, और नैनमार जो भगवान लॉर्ड शिव हैं उसका वर्शिप किया करते थे। तो जो नैनमार्स है उनका जो संख्या है वो 63 आपको देखने के लिए मिलता है। जो हमारा एनसीईआरटी है उसके अंदर में मेंशन किया गया है इनके बारे में। 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में आप इनको अच्छे से रीड करना स्टूडेंट। आप देखिए कि अलवार्स के द्वारा जो दिव्या प्रबंधम नाम का एक बुक है जिसके अंदर में इसको ग्लोरीफाई किया गया है इस टेम्पल को, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में। उनके द्वारा बेसिकली दिव्या प्रबंधम के अंदर में 400 के आसपास जो हिम्स हैं उनको वहाँ पे कोडिफाई किया गया था 9th एंड 10th सेंचुरी के समय में। और इस अलवार्स के अंदर में एक नाथ मुनि नाम के एक पर्सन है जिसके द्वारा जो दिव्या प्रबंधम का नाम का जो बुक है जिसको कि यहाँ पे कोडिफाई किया गया था वहाँ पे हिम्स को। अगर हम इस श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली 2 रिवर्स का जो इंटीरियर पार्ट है, 2 रिवर्स का एक मिक्सिंग जोन का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे एक सिचुएटेड है ये जो रंगनाथा जो स्वामी टेम्पल है, जिसके अंदर आपको एक कावेरी नाम का जो रिवर है, इसके अलावा कोलेरून नाम का जो रिवर है, कोलेरून और कावेरी नाम का जो रिवर है उनका मिक्सिंग एरिया के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये सिचुएटेड है। जो विजयनगर डायनेस्टी हुआ करती थी उनके द्वारा श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के वहाँ पे 1000 पिलर का एक हॉल है उसको भी बनाया गया था। आप देखिए आप राजा गोपुराम के नाम से लार्जेस्ट जो गोपुराम है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, इस वजह से राजा गोपुरम नाम से जो इसको जाना जाता है, राजा गोपुरम के नाम से इसको जाना जाता है। इसका लार्जेस्ट गोपुरम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्वामी रंगनाथा स्वामी टेम्पल के बारे में है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें तमिलनाडु के गवर्नर के स्टेटमेंट के बारे में तो आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया कि लॉर्ड श्री राम का जो मेंशन है डिफरेंट बुक्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे शिलापाथीकरम हो, मन्नई में कल्लाई हो। इसके अलावा आप देखिए कि और भी जो बुक्स हैं उनके बारे में इनके द्वारा मेंशन किया गया। इनके द्वारा जो कंबेर नाम के जो तमिल पोइट हैं उनके बारे में भी मेंशन किया है कि कंबेर के द्वारा अपनी जो किताबें हैं उनके अंदर भी यहाँ पे लॉर्ड श्री राम के बारे में अलग अलग नेम्स के थ्रू में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल टर्मोइल के बारे में है, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो नो लॉन्गर इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो नहीं रहा है। गाजा वॉर का जो एरिया है वो प्रेजेंट समय में वो बेसिकली जो वॉर का जो सिचुएशन है वो स्प्लिट हो चुका है दूसरे एरियाज के अंदर में, जिसके अंदर लेबनान भी है, सीरिया भी है, रेड सी एक नया बैटल ग्राउंड है वो यहाँ पे बना है जिसके अंदर होती रिबेलियंस के द्वारा अटैक किया गया। आप देखिए कि होती रिबेलियंस के अगेंस्ट में वहाँ पे ईरान के बेसिकली यूएस के द्वारा एक अलायंस है उसको भी फॉर्म किया गया है। बिफोर 7 अक्टूबर के समय में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो मिडिल ईस्ट का रीजन है कम्प्लीटली एक क्वाइट सिचुएशन के अंदर में था। अभी रिसेंटली यूएस के 7 अक्टूबर से पहले यूएस के एक एजेंसी के हेड हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि 7 अक्टूबर कम्प्लीटली एक क्वाइट सिचुएशन के अंदर है लास्ट अगर हम 2 डिकेड्स के कंपेयर करें। और आप देखिए कि 7 अक्टूबर के बाद में किस तरीके से वहाँ पे जो रीजनल जो टर्मोइल है वो आपको देखने के लिए मिला है।
अलग अलग जो कंट्रीज है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए गए हैं। पैलेस्टाइन फिर से एक मेन डोमेन के रूप में इमर्ज हुआ सभी जो अरब कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखें कि यूएस के द्वारा जो अलायंस है उसको क्रिएट किया गया था, उस अलायंस के अंदर में किसी भी अरब कंट्री के द्वारा उसको ज्वाइन नहीं किया गया है। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली हुआ करता था 7 अक्टूबर से पहले, जिसके अंदर अरब कंट्रीज के द्वारा वहाँ पे इजराइल के साथ में जो रिलेशंस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका लीडरशिप के अंदर स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर आप देखिए कि बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, उनके द्वारा अपने रिलेशंस है उनको इस्टेब्लिश किया था। इवन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस है वो भी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुए थे पिछले कुछ समय के अंदर में। उन सभी को जो डैमेजिंग सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है रिसेंटली। अब यहाँ पे जो इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके अंदर में जो गाजा वॉर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में ना रहते हुए दूसरे एरियाज के अंदर भी वो स्प्रेड हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड सी के बारे में है, रेड सी के अंदर आप देखिए कि वहां पे होती रिबेलियंस के द्वारा कंटिन्यू जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको अटैक किया गया है, उनके द्वारा ड्रोन के अटैक किए गए, एंटी शिप जो बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी शिप जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके जो अटैक है वो कैरी आउट किए गए हैं वहां पे रेड सी के अंदर होती रिबेलियंस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस के द्वारा बेसिकली एक होती रिबेलियंस को जो टेरर लिस्ट है उससे रिमूव किया गया था यूएस के द्वारा कुछ दिन पहले। अब फरवरी के समय उनके द्वारा फिर से उसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि उस उनके द्वारा किस तरीके से रेड सी के एरिया के अंदर में जो अटैक कैरी आउट किए गए हैं, इस वजह से रेड सी बेसिकली एक हाई रिस्क एरिया के रूप में इमर्ज हुआ है प्रेजेंट समय में। मॉडर्न वेपन्स का वहाँ पे यूज करना हो, यूएस के द्वारा एक ऑपरेशन है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी को वहाँ पे लॉन्च किया गया है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स को वहाँ पे यूज किया जाएगा। बट आप देखें कि कुछ स्टेट्स के द्वारा जो उसके अंदर इनिशियल समय में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी के अंदर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के नाम से वो ऑपरेशन है जो यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ नाटो की जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में बात की गई थी ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी के अंदर में, बट बाद में उनके द्वारा मना कर दिया गया ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी के पर्सपेक्टिव से। किसी भी अरब कंट्री के द्वारा उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर रेड सी के एरिया के अंदर में जो पेस स्टेबिलिटी है, पीस है, उसको स्टेब्लिश करना है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे यूएस को अलग अलग जो कंट्रीज है उनके द्वारा पीस टॉक्स है उसको कैरी आउट करना होगा। हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन है सीज फायर है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि यूजीसी के द्वारा रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी या अकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिगार्डिंग में। तो अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में अर्लियर फेज के अंदर भी यूजीसी के द्वारा कुछ गवर्नमेंट के जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उनकी रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था। तो आप देखिए कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के इंस्टीट्यूशंस के रूप में ना डेवलप हों, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि वीडैम का एक इंडेक्स रिपोर्ट है जिसमें एकेडमिक फ्रीडम के बारे में बात की गई है। इंडिया के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर आपको बॉटम से 30% के आसपास जो फ्रीडम है वो देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम 0 to 1 के बिटवीन में कंपेयर करें तो 0.38 के पास आपको यहाँ पे बेसिकली वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम पाकिस्तान के साथ में कंपेयर करें तो वहाँ पे 0.43 इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में मोर वहाँ पे एकेडमिक जो फ्रीडम है उसको प्रोवाइड किया गया है। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर एकेडमिक फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया, वैसा इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है। आप देखिए कि समय समय पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, उसके अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर में होती है उनके द्वारा जो सेडिशन के जो एक्ट है सेक्शन 124A आईपीसी का जो अर्लियर समय में हुआ करता था, 295A है जो बेसिकली सेंटिमेंट्स के रिगार्डिंग में है। डिफामेशन के जो केसेस हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में, अगर उनके द्वारा कोई भी एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया। जैसे रिसेंटली कुछ यूएपीए के रिगार्डिंग में डिस्कशन के बारे में था, कुछ इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अशोका यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जेएनयू के बारे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुकी एंड जोमी ट्राइब के बारे में है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, वहाँ पे ऑटोनॉमी को डेवलप करने का ज़रूरत है। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है कि माइंड विदाउट फियर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है,
अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। और न्यूजीलैंड के अंदर में जो बेसिकली वहाँ पे अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी का जो प्रोविजन है, अकेडमिक फ्रीडम का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वैसे ही प्रोविजंस या गाइडलाइंस को इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। हमारे अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो फ्रीडम है, गवर्नमेंट का जो प्रोपोगेंडा है वो ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। कुकी एंड जोमी ट्राइब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि लॉकूर कमीशन है, 1953 के समय में एक ओबीसी कमीशन आया था जिसको कि हम काका कालरेकर कमीशन के रूप से जानते हैं। 1965 के समय में आपको एक लोकूर कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि लोकूर कमेटी का उस रिकमेंडेशन के बाद में कुकी एंड जोमी जो ट्राइब्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे एसटी के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में ऐड किया गया था। अब यहाँ पे बेसिकली डीलिस्टिंग के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है उनको भेजा गया है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। मणिपुर के अंदर कंटिन्यूअस वायलेंस है, उसी एसटी का जो स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में जो मैती ट्राइब को जो स्टेटस क्या है उसका डिमांड के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि अगर हम बात करें मीजो जो ट्राइब है, जू है, कुकी है, ये ट्राइब्स बेसिकली आपको जो हिली एरियाज है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। मीजो ट्राइब को हम लूसी के नाम से भी जानते हैं। जू है, कुकी है, ये इंडिजीनियस ट्राइब के रूप में नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार के रीजन से माइग्रेट करते हुए मणिपुर के अंदर सेटल डाउन हुए थे। तो इंडिजीनियस ओरिजिनल ट्राइब ना होने की वजह से इनका जो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उसको रिमूव करने के बारे में यहाँ पे डिस्कशन को कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने 2-3 टाइम्स इसको डिस्कस किया है, तो आप इसको सही से रीड करना। प्रेजेंट समय में कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस यहाँ पे नहीं है कि वो जो ट्राइब्स हैं वो माइग्रेट करते हुए इंडिया में आई हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रेड यूनियंस के द्वारा एक स्ट्राइक है उसको अनाउंस किया गया है। तो आप देखिए कि राइट टू स्ट्राइक जो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है। राइट टू स्ट्राइक क्या फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। ईरान का जो एक्शंस है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर उनके द्वारा एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया, उसको डिफेंड किया गया है इंडिया के द्वारा अगेंस्ट द टेररिज्म, ये सही एक्शंस लिए गए हैं। आप देखिए कि डावोस समिट के दौरान भी पाकिस्तान और ईरान के जो वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उनका मीटिंग हुआ था। अभी रिसेंटली एक नेम समिट भी होने वाला है, नैन अलाइनमेंट जो मूवमेंट की रिगार्डिंग में जो समिट है वो होने वाला है। इंडिया उस समय में 2 ब्लॉक्स के अंदर जब वर्ल्ड डिवाइड था तो इंडिया ने जो नेम है उसको प्रपोज किया था 1960s के एरा के समय में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे झारखंड के जो सीएम है उनके बारे में कहा गया है उनके गवर्नर के द्वारा कि कोई भी सीएम अबाउ द लॉ नहीं है। तो आपको यहाँ पे राइट लॉ का जो एक थ्योरी है जिसके अंदर में प्रोफेसर डाइसी का थ्योरी है, नोबडी अबाउ द लॉ, नोबडी कंडेम द लॉ, सब इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग में। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि बेसिकली वहाँ के जो सीएम हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो उसी के रिगार्डिंग में ऐसे स्टेटमेंट्स गवर्नर के द्वारा दिए गए हैं कि कोई भी सीएम है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून का जो राज है, लॉ हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेवी का एक वुमेन्स का कंटिजेंट है उसके बारे में बताया गया रिपब्लिक डे परेड के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि नारी शक्ति का एक जो झांकी है वो अर्लियर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिला था हमारे रिपब्लिक डे परेड के दौरान ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक गाइडलाइंस है उसको स्टेट्स के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि रिपब्लिक डे के अंदर अपना जो झांकी है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 3 इयर्स के अंदर में सभी जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उनको मौका दिया जाएगा। इस तरीके से जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में है। आप देखिए कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिगार्डिंग में या पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रिगार्डिंग में WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग है वो होने वाला है आने वाले समय में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक बुक का जो लॉन्चिंग है उसके दौरान में हमारे मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि सब्सिडी फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर में हाईली जो रेनफॉल डेफिसिट है वो देखने के लिए मिला है। कुछ हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील के जो एरियाज हैं वहाँ पे रेनफॉल है उसका राइजिंग जो टोटल है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे IMD के द्वारा जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के जो एरियाज हैं, जो तहसील के एरियाज हैं उनके अंदर में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली IMD के 150 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं, तो IMD के बारे में भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए रेनफॉल के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, जो स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून है, इस मानसून के थ्रू आप देखिए कि जो मैक्सिमम जो यहाँ पे खरीफ की जो फसल है उसके बोने का जो समय है उसी समय में जो रेनफॉल है वो डेफिसिट देखने के लिए मिलता है। और अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो रेनफॉल है वो यहाँ पे राइजिंग हुआ है। कुछ एरियाज के अंदर में विंटर के समय में भी जो रेनफॉल राइजिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया।
तो बेसिकली ये IMD का ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या बताता है कि हमारे यहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है प्रेजेंट समय में। उसी को देखते हुए किसानों को अपना जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसको भी चेंज करना चाहिए। आप देखिए कि आपको काफ़ी समय में काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा, जब बारिश आएगा तो एक्सट्रीम बारिश आपको देखने के लिए मिलता है। 4 मंथ्स का हमारे यहाँ पे मानसून सेशन के रूप से जानते हैं, जिसको हिंदी के अंदर में चौमासा, 4 महीनों का जो समय है उसको चौमासा के रूप से भी जाना जाता है। तो आप देखिए कि मानसून का जो समय है जिसको कि हम मानसून, चौमासा या रेनफॉल सीजन के रूप से जानते हैं, तो इसी 4 मंथ्स के अंदर में रेनफॉल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 15 to 20 डेज का एक समय है जो हाईली कंसंट्रेटेड आपको समय देखने के लिए मिलेगा। कि जो बारिश है क्या तो इनिशियल समय में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बीच में एक ड्राई स्पेल आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि 2023 के समय जो अगस्त का जो मंथ है उसके अंदर में देखने के लिए मिला कि कंप्लीटली जो अगस्त एंड सितंबर का जो अर्लियर फेज है वो ड्राई रहा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया का जो सर्ट इन है उसके द्वारा बेसिकली जो ड्रॉबैक था, जो वल्नरेबिलिटी था हमारे यहाँ पे पर्सनल डाटा जो एक्सपोज हो रहे थे, उसके रिगार्डिंग में जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक है उसको यहाँ पे निकाल लिया गया है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, तो उसी के बारे में बताया गया है। एनजीओ प्रथम के द्वारा 2005 के समय से हमारे रूरल एरियाज के अंदर में एक सर्वे है उसको कंडक्ट किया जाता है, जिसको कि हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि रूरल एरिया के अंदर होता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए क्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को यहाँ पे डिस्कशन कैरी आउट किया जाता है या नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा एनजीओ प्रथम के द्वारा। आपको यहाँ पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में भी पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाता है। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कौन सा सर्वे है, और एनजीओ प्रथम के अंदर रूरल एरियाज को डिस्कस किया गया है, तो उसी एनजीओ प्रथम के बारे में बताया गया कि हमारे यहाँ पे इस बार जो सर्वे है 14 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं बियॉन्ड द बेसिक जो थीम है उसके रूप में कंडक्ट किया गया। उसके अंदर बताया गया कि हमारी जो हाफ यूथ है उसका जो क्वालिटी एजुकेशन है या बेसिक 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 मैथमेटिक्स है उसका प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एसर रिपोर्ट के बारे में है। ईरान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक है उसको क्यों कंडक्ट किया गया, आप देखिए कि एंटी ईरान सेंटीमेंट्स के जो भी कंट्रीज़ के द्वारा कैरी किया गया है उनके ऊपर ईरान के द्वारा जो अटैक है वो कैरी किया गया है, क्योंकि ईरान का अभी रिसेंटली जो क्रेमन के अंदर अटैक है वो देखने के लिए मिला था, जो जनरल कासिम सुलेमानी है उसके मेमोरियल के वहाँ पे। तो आप देखिए कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था। और आप देखिए जब मिडिल ईस्ट के अंदर में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिला था, उस समय में ईरान काफ़ी एक पीसफुल रे में आपको देखने के लिए मिला है 2011 से लेकर 2014-15 का जो समय है उस एरा के अंदर में। ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात करें, उसने 20% जो आइस का एरिया है उसका लॉस्ट हुआ है, ये एक स्टडी के अंदर में सामने आया। आप देखिए यूएस फिर से होती रिबेलियंस को यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऐड कर लिया जाएगा यूएस के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से रेड सी के अंदर उनके द्वारा अटैक किए गए, यूएस के द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के नाम से जो यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविस्ट के बारे में है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसराइल के द्वारा यहाँ पे गाजा के अंदर में जो एस्केलेट है वो कैरी आउट किया गया है फॉर आफ्टर द मेडिसिन एंड एड का जो डील है उसके बारे में। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर के अंदर में जो चाइना का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया। तो नेक्स्ट दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर। जो भी आपको सही लगा हो उसको नोट डाउन कीजिए, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।